नमस्कार साथियों। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं बीपीएससी ने 70th प्रीलिम्स के लिए 17 नवंबर की तिथि संभावित तिथि के रूप में घोषित कर दी है। यानी 17 नवंबर 2024 को ये एग्ज़ाम संभावित है। ऐसे में अब हमारे पास 2 महीने से भी कम समय बचा है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। आई होप कि आप सब अब पूरी तरह से फोकस्ड होकर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और अपना सारा समय प्रिपरेशन में लगा रहे होंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट मंथ ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि बीपीएससी ने ही कंडक्ट करवाया था। ये एग्ज़ाम 12 अगस्त और 13 अगस्त को हुआ था। 12 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में जनरल हिंदी का पेपर और सेकंड सिटिंग में जनरल नॉलेज का पेपर, जबकि 13 अगस्त को हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर थे। तो 12 अगस्त को जो सेकंड सिटिंग में जनरल नॉलेज का पेपर हुआ था, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे और उन 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस 20 सवाल जो है वो करंट अफेयर्स के थे। इस वीडियो में हम उन सारे 20 सवालों को डिस्कस करेंगे। साथ ही देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, क्या ट्रेंड है करंट अफेयर्स का, और साथ में वो किन महीनों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले वो देखते हैं हम कि ये जो एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने बताया आपको, 12 अगस्त 2024 को हुआ था, अगस्त के महीने में। ये आप जो टेबल देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये टेबल मैंने बनाया है कि किस महीने से कितने सवाल पूछे गए। एग्ज़ाम हुआ था अगस्त को। ये जो आप इस टेबल में देख रहे हैं E-2, E-3, इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम से कितने महीने पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अगस्त में एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके लिए समझ लीजिए एग्ज़ाम मंथ बराबर अगस्त, और E-1 यानी कि जुलाई का महीना। आप इस टेबल में देखिए, E-1 यानी जुलाई के महीने से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। E-2 यानी जून के महीने से, अगस्त से 2 महीने पहले। अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है, 2 महीने पहले E-2 यानी जून के महीने में। तो जून के महीने से टोटल 7 सवाल पूछे गए थे, और उसके 1 महीने पहले मई वाले महीने से टोटल 3 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप देख सकते हैं कि 50% क्वेश्चन यानी टोटल 10 सवाल जो है वो E-3 यानी एग्ज़ाम से 3 महीने पहले के मंथ से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे हम ये भी समझने की कोशिश करें कि जो हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है करंट अफेयर्स, जो 70th प्रीलिम्स के लिए, तो कितने महीने पहले तक का तैयार करना है। ये भी इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि हमको कब तक तैयार करना चाहिए और किन महीनों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि हर महीना इम्पॉर्टेंट है और पूरे 1 साल पीछे का जो हम तैयार करते हैं तो हर महीने पर उतना ही इम्पोर्टेंस, उतना ही उसको महत्व देना, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम ट्रेंड से ये देख सकते हैं कि किन महीनों से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। ये हॉर्टिकल्चर ऑफिसर वाला एग्ज़ाम था, सिर्फ इसी पेपर के बदौलत हम ये ट्रेंड नहीं मान सकते हैं कि ऐसा ही 70th में भी पूछा जाएगा, पर हाँ, एक अनुमान लगा सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस महीने से कितने सवाल पूछे गए थे। ये एग्ज़ाम अगस्त को हुआ था, इस बात को ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, और उससे 3 महीने पहले जो महीने हैं, उनसे ही 50% क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, 1 साल से पहले आप लास्ट में देख सकते हैं ओल्डर देन 1 ईयर, तो ऐसे सिर्फ एक सवाल है जो कि ओल्डर देन 1 ईयर। अगर आप देखें ओल्डर देन 1 ईयर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक सवाल मिलेगा ये। ठीक है, तो हमको इतना पीछे जा कर के तैयारी नहीं करनी है अपनी। जिन महीनों से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन पर फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ महीना जून से 7 सवाल है, इसका मतलब जून का महीना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले वाला महीना है ये, यानी अगस्त से 2 महीने पहले वाला महीना यानी जून। ठीक है, उससे 3 महीने पहले वाला महीना यानी मई। तो ऐसे हमको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि किस मंथ से क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं। बाकी टेबल में और भी महीनों के बारे में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे मंथ्स को रीड आउट करूँगा मैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, है ना, और हमारे पास समय काफ़ी कम है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं यहाँ से। आप चाहें तो इस वीडियो को प्रैक्टिस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। ठीक है, और हर वीडियो के हर क्वेश्चन के बाद आप उसको पॉज करके आप लिख लें चाहें तो इसका आंसर क्या है, और अगर सही हो रहा है तो आप उसको टिक कर लें अपनी कॉपी में, अपने पेज पर, और ये देखने की कोशिश करें कि 20 क्वेश्चंस में से आप कितने सवाल सॉल्व कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। और फिर आखिरी में वीडियो के आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और चलिए पहला सवाल जो है वो देखते हैं। वो है नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक वॉज सेटअप ऑन जनवरी 30, 2024 एट ए। ऑप्शन ए है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ऑप्शन बी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फ्रेंड्स है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, ये इसका आंसर है। ठीक है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है वो जनवरी में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ जब मैंने मंथ बताया ना आपको, तो जैसे ये जून 2024 है, ठीक है, तो इसका मतलब जून का आखिरी जो दिन है वो इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, यानी जून जो है 30 दिनों का होता है। ठीक, तो 30 जून तक का पीरियड इंक्लूडेड इसमें। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि 30 जून तक का जो न्यूज होगा, जो करंट अफेयर्स होगा, वो जून वाले मैगजीन में नहीं होगा, बल्कि जुलाई मंथ के जो मैगजीन होंगे, जुलाई में जो मैगजीन आ रहे होंगे उसमें इंक्लूडेड होगा। क्योंकि जून में जो मैगजीन आएगा उसमें तो मैक्सिमम पॉसिबल यही है कि मई तक के ही करंट अफेयर्स हो। तो जून तक का करंट अफेयर्स करने का मतलब हमको जुलाई या उसके बाद अगस्त वगैरह में जो मैगजीन आए हैं उनको रेफ़र करना पड़ेगा, है ना। मोटो ये है, एम ये है कि 30 जून 2024 वहाँ तक जो है कवर किया जिन्होंने, वहाँ से 7 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो जून के महीना यानी जून में आखिरी दिन तक, 30 जून तक, मई का महीना यानी मई में आखिरी दिन तक। ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल था इसका आंसर हमने क्या देखा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये यहाँ इसका आंसर है। फ्रेंड्स क्या हुआ ना कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है उसने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है एक इंडिजिनस ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन। तो सवाल ये भी बन सकता है कि ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन जो है वो कहाँ पर लगाया गया। ठीक है, तो उसका आंसर भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही हो जाएगा। और ये जो है, ये जो किया गया है ये किस देश से इंस्पिरेशन लेकर किया गया है, अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो एक देश है इस्टोनिया, वहाँ से इंस्पायर होकर के, वहाँ के इस्टोनिया से इंस्पिरेशन लेकर के ये जो है किया गया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर पूछा गया है नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक, तो हमको ये भी जानना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ डीएनए बैंक जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ हम बात कर रहे हैं सवाल में ह्यूमन डीएनए बैंक के, लेकिन फर्स्ट वाइल्ड लाइफ डीएनए बैंक जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ? तो वो इस्टेब्लिश हुआ था बरेली में। ठीक है, बरेली में फर्स्ट वाइल्ड लाइफ डीएनए बैंक इस्टेब्लिश हुआ था, जबकि फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है? वो हुआ है यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी सोर्स पढ़ रहे हो, जब भी कहीं आपको ऐसा कुछ मिले, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ऐसा कुछ भी मिले करंट अफेयर्स में, तो आप उसको ज़रूर याद कीजिए, उसको ज़रूर आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से बनते हैं। फर्स्ट कुछ भी होता है। आप इस वाले पेपर में अभी हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं ना, इसमें ही आप कई क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें कि ये फर्स्ट टर्म आता है, ये कीवर्ड यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, आप पॉज करके अपना आंसर नोट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज वॉज नॉट डिस्कस्ड एट द रिसेंटली कंक्लूडेड 50th G7 समिट हेल्ड फ्रॉम 13 to 15 जून 2024 इन इटली। इटली में 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित हुआ था 50वां G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, उनमें उस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो आपको पता अगर हो तो आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। ठीक है, ए ऑप्शन ए है गाजा वार, गाजा युद्ध, ऑप्शन बी है यूक्रेन वॉर, ऑप्शन सी है यूएन रिफॉर्म, ऑप्शन डी है क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएन रिफॉर्म। ठीक है, यूएन रिफॉर्म की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई थी, यानी यूएन रिफॉर्म पर
जो है डिस्कशन नहीं हुआ था। बाकी जो गजा वार है, यूक्रेन वॉर है, इन सबों के बारे में यहाँ पर बात हुई थी। ठीक है, इस समिट में ये हुआ था कहाँ पर? इटली के अपूलिया शहर में। इटली में एक शहर है अपूलिया, वहाँ पर ये समिट हुआ था। जो अदर इश्यूज यहाँ पर डिस्कस हुए थे इनके अलावा, गजावार, यूक्रेन वॉर, क्लाइमेट चेंज, इनके अलावा जो विषय जिन पर की बात हुई थी, चर्चा हुई थी, वह है एनर्जी कोऑपरेशन, अफ्रीका के साथ में एनर्जी कोऑपरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी चर्चा हुई थी, माइग्रेशन के ऊपर चर्चा हुई थी, इंडो पैसिफिक जो है उसके ऊपर चर्चा हुआ था। तो ये सारे मुद्दे भी शामिल थे इसमें। ठीक है, तो आपको याद रखना, चूँकि यहाँ पर ये सवाल है कि कौन से विषय पर चर्चा नहीं हुई थी, तो हमको याद रखना पड़ेगा कि कौन से मुद्दे पर चर्चा हुई थी। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने बताया कि कहाँ कहाँ चर्चा हुई थी, मतलब किस किस विषय पर चर्चा हुई थी। एक और चीज़ हमको याद रखना चाहिए कि इटली में 2024 में ये समिट हो रहा है, तो इसके एक साल पहले यानी 2023 में कहाँ पर हुआ था? तो 2023 में जापान में हुआ था, और अगले साल यानी 2025 में कहाँ पे होने वाला है? तो कनाडा में होने वाला है। ठीक है, कनाडा में। तो कनाडा में ये आयोजित होगा 2025 में। इस वर्ष 2024 में इटली में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, हु डिड ऋषि सुनक रिप्लेस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली? अब देखिए, ये सवाल जो है पूछा जा रहा है कि किनको रिप्लेस किया था ऋषि सुनक ने। ये ऐसा अज्यूम करके किया गया है कि ऋषि सुनक जो है वहाँ के यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं अब ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। चुनाव हो चुका है ब्रिटेन में, और चुनाव के बाद जो है वहाँ पर नतीजे जो आए हैं उसके बाद प्रधानमंत्री बदला जा चुका है। कौन है अभी प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री अभी हैं कीर स्टारमर। ठीक है, यहाँ जो सवाल पूछा गया है इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का, लीज ट्रुस। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लीज ट्रुस को जो है रिप्लेस किया था, जो है किन्होंने? ऋषि सुनक ने। ठीक है, तो ऋषि सुनक ने लीज ट्रुस को रिप्लेस करके वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है कि 5 जुलाई को उनको रिप्लेस किया गया। जुलाई में अभी चुनाव हुआ था यूके में, और वहाँ पर जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं कीर स्टारमर। ठीक है, कीर स्टारमर जो हैं वो लेबर पार्टी के हैं, और ऋषि सुनक जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। ये भी हमको याद रखना चाहिए कि ब्रिटेन में वो कौन सी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, क्योंकि ऐसा भी सवाल बीपीएससी ने पूछा है पहले। तो हमको याद रखना चाहिए कि जो ऋषि सुनक हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, और कीर स्टारमर जो हैं वो लेबर पार्टी से हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल है, सर्जन ऑफ विच कंट्री इन 2023 सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट इनटू अ ह्यूमन? 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया, ट्रांसप्लांट किया गया है पिग के हार्ट को ह्यूमन में, इंसान में? ठीक है, एक पेशेंट है जिसका नाम है, मतलब अब तो वो नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, पर एक पेशेंट थे जिनका नाम था डेविड बेनेट। उनको हृदय की बीमारी थी, और उनके ऊपर ऑपरेशन किया गया। कहाँ पे किया गया था ये ऑपरेशन? यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन, अमेरिका में है ये, यूएस में। तो पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं आपको, यूएस में। ठीक है, तो यूएस में ये किया गया, यूएस के सर्जनों के द्वारा किया गया। अब देखिए यूएस में क्या हुआ, वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन है, जहाँ पर 2022 के जनवरी में, काफ़ी पुरानी घटना है ये, ठीक है, 2022 में वहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया था डेविड बेनेट नाम के जो सर्जन हैं उनके ऊपर, जिनकी मृत्यु 2 महीने के बाद हो गई थी। सर्जरी के 2 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब ये ऑपरेशन हुआ जनवरी 2022 में। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतना पुराना न्यूज़ क्यों पूछा जा रहा है? तो 2023 में ये खबरों में रहा था फिर से, क्योंकि लैंसेट जो पत्रिका है उन्होंने कुछ शोध जो है इसके ऊपर किया था और रिसर्च जो है अपना प्रकाशित किया था। ठीक है, तो वो उस वजह से भी खबरों में था।
पेशेंट का नाम हमको याद रखना है डेविड बेनेट, और अमेरिका के यूएसए के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन में ये किया गया, सर्जरी की गई थी। यहाँ पर एक टर्म हमको याद रखना चाहिए, टर्म है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जब भी किसी लिविंग सेल, टिश्यू या ऑर्गन को एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसको बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जैसे यहाँ पर सुअर का हृदय जो है मानव में प्रत्यारोपित किया गया, ट्रांसप्लांट किया गया, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये भी जेनो ट्रांसप्लांटेशन का एग्जाम्पल है। इसमें एक स्पीसीज जो है उसका कोई ना कोई अंग जो है वो दूसरे स्पीसीज में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है, जेनो XENO। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। चलिए, पांचवा सवाल है ये, नेम ऑफ इलेक्शन कमिश्नर हु रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस 2024 इज। आप पॉज करके इसका आंसर नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, जो भी आपको लगता है सही। ऑप्शन ए है अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन बी अरुण गोयल, ऑप्शन सी AK ज्योति, ऑप्शन डी अशोक लवासा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का क्या नाम है? अब देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो थे अरुण गोयल, ठीक है। अरुण गोयल जो हैं वो उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर थे और उन्होंने रिजाइन किया था, ठीक है, अपने पद से। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन थे? वो थे राजीव कुमार। और इसके अलावा हम जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर की बॉडी है, उसमें 3 सदस्य होते हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त, इसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार थे और चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल काम कर रहे थे उस वक्त, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन, तो अभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ही हैं, और उनके अलावा जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनमें एक हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा छठा सवाल। 5 सवाल हम देख चुके हैं अब तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं अपने नोटबुक में, जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं वहाँ लिख सकते हैं। सवाल है, विच मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री रिसेंटली पास्ड लॉ बैनिंग द यूज ऑफ हिजाब हेड कवर फॉर विमेन, टर्मिंग इट एन एलीन गारमेंट। हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब के उपयोग पर, ब्रैकेट में हिजाब का मतलब दिया हुआ है महिलाओं के लिए सिर ढकने वाला कपड़ा, तो हिजाब के उपयोग पर इसे विदेशी परिधान करार देते हुए प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? कौन से देश ने ऐसा किया है कि जो हिजाब है उस पर बैन लगाया है? और क्यों लगाया है? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये फॉरेन क्लोथ है, विदेशी कपड़ा है, इसलिए इसको हम अपने देश में पहनने नहीं दे सकते हैं। ऐसा करके, ऐसा कहकर किस देश ने इस पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान, ठीक है। एक मुस्लिम बहुल देश है ये और इसने हिजाब पे बैन लगाया है। हिजाब के अलावा इस देश ने ईदी पर भी बैन लगाया है। ईदी हम जानते हैं कि जो ईद मनाया जाता है उसमें बच्चे जो है अपने बड़ों से गिफ्ट्स मांगते हैं या कह लीजिए पैसे मांगते हैं, तो वो गिफ्ट या जो उनको मिलता है पैसा, वो जो है वो ईदी कहलाता है और ईदी पर भी बैन लगा दिया गया है ताजिकिस्तान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल, पेमा खांडू वॉज रिसेंटली स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश 4। पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऑप्शन ए है लगातार 3री बार, ऑप्शन बी है लगातार 2री बार, ऑप्शन सी लगातार 4थी बार और ऑप्शन डी पहली बार।
तो ये कौन सा कंजिक्यूटिव टर्म था पेमा खांडू का अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में? तो ये था उनका तीसरा कंजिक्यूटिव टर्म। ऑप्शन ए लगातार तीसरी बार। ये तो अब की बार मोदी सरकार जैसा मिलता जुलता हो गया ना, लगातार तीसरी बार। थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म था इनका पेमा खांडू का, और ये मोदी जी के पार्टी से ही है भी, यानी बीजेपी लीडर है। यहाँ एक फैक्ट हमको याद रखना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर 60 सीटें हैं, 60 सीट्स हैं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में। एक बार ये बीपीएससी पूछा है ऐसा, ठीक है, तो हमको याद रखना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, तो उसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव भी हुआ था, ठीक है। तो 60 सीट्स हैं वहाँ पर, और पेमा खांडू जो बीजेपी के नेता हैं वो वहाँ पर मुख्यमंत्री बने लगातार तीसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। विथ विच कंट्री इंडिया रिसेंटली साइंड ए पैक्ट टू एस्टैब्लिश लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है सऊदी अरबिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो देश है यूएई, इसके साथ इंडिया ने ये समझौता किया है, और इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हमारे देश के एक्सपोर्टर या इंपोर्टर हैं, या उनके देश के जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, उनको ये फ़ायदा होगा कि वो अपने अपने करेंसी में जो है ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। यानी बीच में कोई एक तीसरा करेंसी जो है वो इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी उनको, जैसे कि डॉलर, जो यूएस डॉलर है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। जो है ट्रांजैक्शन वो अपने करेंसी में ही, रिस्पेक्टिव करेंसी में ही कर सकते हैं। ये LCSS सिस्टम जो है ये अलाउ करता है, ठीक है, किनको? एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को। अगला सवाल, 8 सवाल हो चुके हैं अब तक, ये 9th क्वेश्चन है, ठीक है। पॉज करके आप इसका आंसर देख सकते हैं और दे सकते हैं अपने जो भी आपको लगता है सही। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न इन 2024? भारत रत्न का प्राप्तकर्ता इनमें से कौन नहीं है? जो 2024 में भारत रत्न दिए गए हैं उनमें से इन चारों में से किनको नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, या ऑप्शन डी PV नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी। इनके अलावा चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी जी और PV नरसिम्हा राव जी, इन सबों को मिला है भारत रत्न इस वर्ष। इनके अलावा कर्पूरी ठाकुर जी को और MS स्वामीनाथन जी को भी इस वर्ष दिया गया है। अगर हम बात करें कि कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है 2024 में, तो 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें से 4 लोगों को पॉस्ट्यूमस दिया गया है, यानी मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है, 5 में से। चौधरी चरण सिंह जो उत्तर प्रदेश से, उनको मिला है। PV नरसिम्हा राव को तेलंगाना राज्य से, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिल्ली से, कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार से, और MS स्वामीनाथन जी को तमिलनाडु से। इनमें से सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जी ही जिंदा हैं, बाकी 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनको मरणोपरांत ये दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 10th क्वेश्चन है, 10वां सवाल है। विच यूरोपियन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीनियन स्टेट इन जून 2024? जून 2024 में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी? ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी साइप्रस, ऑप्शन सी पोलैंड, और ऑप्शन डी स्लोवेनिया। कौन सा देश है इनमें से? आप पॉज करके आंसर नोट कर सकते हैं अपने लिए। चलिए, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका है ऑप्शन डी स्लोवेनिया, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो
इसका सही आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के अलावे जो ये 3 ऑप्शंस हैं, यानी स्वीडन, सिप्रस और पोलैंड, ये तीनों देश जो हैं इन्होंने पहले ही पैलेस्टीनियन स्टेट का दर्जा दे दिया है, पैलेस्टीनियन को स्टेट का दर्जा दे दिया है, फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है पहले ही। किन्होंने? पोलैंड ने, साइप्रस ने और स्वीडन ने, इन तीनों ने मान्यता दे दिया हुआ है, पहले ही दे दिया है। हाल ही में जो जून में दिया गया है वो स्लोवेनिया के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड, ये 3 देश भी आप याद रखिए, क्योंकि इन तीनों ने भी हाल ही में स्लोवेनिया को माफ़ कीजिएगा, पैलेस्टीनियन स्टेट का जो है को रिकॉग्नाइज किया है, यानी फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है, पैलेस्टाइन को एक स्टेट का दर्जा दिया है। स्पेन ने, नॉर्वे ने और आयरलैंड ने, इन तीनों ने भी हाल ही में दिया है। पर यहाँ चूँकि पूछा जा रहा है जून 2024 जो सबसे हाल में दिया गया है, तो वो स्लोवेनिया के द्वारा इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, एक चीज़ और, इंडिया ने क्या पैलेस्टाइन को स्टेट का रिकग्निशन दिया है, दर्जा दिया है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि क्या भारत ने फ़लस्तीन को राज्य का दर्जा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, और अगर दिया हुआ है तो किस वर्ष दिया था ऐसा। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन, ये हमारा 11वां सवाल है, 10 सवाल देख चुके हैं हम, 10 अभी बाकी है। विच इंस्टीट्यूशन वॉज अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर द ईयर 2024 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है केएमसी मणिपाल, ऑप्शन बी सीएमसी वेल्लोर, ऑप्शन सी निमहंस बेंगलुरु या ऑप्शन डी एम्स दिल्ली। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ये निमहंस बेंगलुरु को दिया गया है। बेंगलुरु में संस्थान है निमहंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, उसको नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है। ठीक है, संयुक्त रूप से दिया गया है, यानी इस संस्थान के अलावा बोट्सवाना एक देश है, वहाँ के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर बॉन्टले मोंगवे। ठीक है, तो प्रोफेसर बॉन्टले मोंगवे और निमहंस, इन दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 के लिए। ठीक है, हेल्थ प्रोमोशन के फील्ड में कौन देता है ये अवार्ड? WHO देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चूँकि निमहंस को मिला है तो हमको याद रखना है निमहंस कहाँ पे है, तो कर्नाटका के बेंगलुरु में निमहंस है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 1974 में हुई थी, 1974 में निमहंस इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, ये 12th क्वेश्चन है। द रिसेंटली डिस्कवर्ड तामजा ब्लू होल फाउंड टू बी डीपेस्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। हाल ही में खोजा गया तामजा ब्लू होल दुनिया में सबसे गहरा पाया गया है, सबसे गहरा ब्लू होल, डीपेस्ट ब्लू होल पाया गया है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए माल्टा, ऑप्शन बी कोस्टा रिका, ऑप्शन सी तुवालू या ऑप्शन डी मैक्सिको। क्या इसका सही आंसर है? सोचिए और नोट कीजिए आप। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं और देखते हैं कि आपका जो उत्तर है वो सही हुआ है या नहीं। तो इसका आंसर है डी, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको जो है वो इसका सही आंसर है। वहाँ पर तामजा ब्लू होल पाया गया है जो कि सबसे डीपेस्ट है। ठीक है, हालांकि ये जो ब्लू होल है तामजा, ये बहुत पहले ही डिस्कवर हो चुका है, पर अभी ये डिस्कवर हुआ है कि ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट ब्लू होल है। आप ब्लू होल क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल में जा कर के आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो ब्लू होल है तामजा ब्लू होल, ये कहाँ पे है? मेक्सिको में है। ठीक है, मेक्सिको में एक बे है, चेटुमल बे। ठीक है, और अगर आप ये जानना चाहें कि इसकी क्या गहराई है तो 420 मीटर बिलो सी लेवल है, 420 मीटर बिलो सी लेवल इसकी गहराई है। फीट में अगर हम देखें तो 1380 फीट
बिलो सी लेवल, समुद्र की जो लेवल है, समुद्र लेवल, समुद्र तल, सी लेवल जो है, समुद्र तल नहीं, सॉरी, उससे 1380 फीट नीचे चेटुमल बे है मैक्सिको में, वहीं पर लोकेटेड है ये तामजा ब्लू होल। आगे बढ़ते हैं। ये 13th क्वेश्चन है, 12 सवाल हो चुके हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट inaugurated by the Prime Minister in March 2024 was developed by। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, और ऑप्शन डी है वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड। इसका आंसर हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसका सही आंसर होगा। वहाँ पर जो है इंडिया का पहला इंडिजिनसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट बनाया गया है। ठीक है, अब ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है कहाँ पर? तो केरल में कोची हार्बर के पास है। और ये जो ये जो बोट बनाया गया है, इसका नाम सुचेता रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, शक्तिकांत दास, हु इज सर्विंग एज द करंट एंड 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, was previously ऑप्शन ए मेंबर 15th फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी G20 शेरपा ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के। इनके बारे में इनमें से कौन सी बातें सही है? तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के तीनों बातें सही हैं। ये 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी थे, G20 शेरपा भी थे इंडिया के, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी भी थे। ठीक है, तो ये सारी बातें सही हैं इनके बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों था, ये पूछा क्यों गया है? क्योंकि गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 ये अवार्ड दिया गया है शक्तिकांत दास जी को। कहाँ पे? लंदन में एक अवार्ड शो हुआ, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो जो 2023 का अवार्ड है वो शक्तिकांत दास जी को दिया गया, इसलिए वो न्यूज़ में थे और इसलिए उनके बारे में ये सवाल पूछा गया है। तो पर्सन इन न्यूज़ भी एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, जो भी फेमस लोग हैं उनके बारे में हमको जानना चाहिए। उनके बारे में 3-4 फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 15th क्वेश्चन है। With the sacred ensembles of the Hoysala finding a place in the coveted list in 2023, the number of UNESCO World Heritage Sites in India has grown to। 2023 में होयसल के पवित्र समूह को भारत में प्रतिष्ठित सूची में जगह मिलने के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर हो गई है। कितनी हो गई है? यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टोटल अब कितने हैं इंडिया में? जब ये जो सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसल है इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया, तो कितनी हो गई संख्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की? तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन ए 42। ठीक है, ऑप्शन ए 42 होगा। मगर अगर अभी हमसे ये सवाल पूछा जाए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या कितनी है, तो 43 हो जाएगा, क्योंकि एक और ऐड हो चुका है। हम जानते हैं द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी क्या है? मोइडाम्स। कहाँ पे है ये? असम में।
असम में माउंट ब्यूरियल सिस्टम था, ठीक है, दफन करने का, अहोम डायनेस्टी में, जिसको बोलते थे मोइदाम्स। तो ये जो मोइदम्स है इसको अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। तो इसके शामिल हो जाने के बाद अब संख्या 43 हो चुकी है। पर यह पूछा गया है तब की बात जब होयसल के सेक्रेड एंसेम्बल्स को शामिल किया गया था, उस वक्त 42 हुई थी संख्या, ठीक है। तो इसका आंसर 42 हो जाएगा। पर हमको वर्तमान वाला भी संख्या याद रखना है, वो है 43। अब ये जब होयसल टेम्पल के बारे में पूछा गया है तो 3 होयसल टेम्पल्स है जिनकी जो है वो बात इसमें है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। वो है बेलूर स्थित चेन्नकेशव टेम्पल, ठीक है, चेन्नकेशव टेम्पल बेलूर का, होयसलेश्वर टेम्पल हालेबिदु का, और केशव टेम्पल सोमनाथपुरा का। ये सारे टेम्पल्स जो हैं वो 12th to 14th सेंचुरी में इनको बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच, ठीक है। ये हिंदी में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसमें ऑप्शन सी 43 के बदले 435 ये मिसप्रिंट है, ठीक है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ऑन मार्च 28, 2024 the International Court of Justice ordered additional provisional measures against Israel in case concerning the application of option A, Hague Convention of 1907, option B, Genocide Convention of 1948, option C, Hague Convention of 1899 या ऑप्शन डी, जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949। 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने इजराइल के खिलाफ एक अतिरिक्त अनंतिम उपायों का आदेश दिया था, ठीक है। क्या था वो, किस संबंध में था वो, ठीक है। तो वो किस चीज़ को अप्लाई किया जा रहा था वहाँ पर, देखिए साउथ अफ्रीका ने जो है एक केस किया हुआ है जिसमें इजराइल को एक्यूज किया गया था वायलेटिंग दी कन्वेंशन, ठीक है, कि उन्होंने एक कन्वेंशन है जिसका वायलेशन किया है। और वो कन्वेंशन कौन सा है, तो कन्वेंशन है जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948, 1948 का नरसंहार कन्वेंशन है, और उसका वायलेशन किया है इजराइल ने, ऐसा साउथ अफ्रीका ने केस किया हुआ था। और उसी के मामले में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने अपना आदेश सुनाया, ठीक है। एक चीज़ देखिए, ये जो कन्वेंशन है ना, जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948, इसमें जेनोसाइड को डिफाइन भी किया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जेनोसाइड क्या होगा, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इस इंटेंशन से कमिट किया गया है, किस इंटेंशन से, टू डिस्ट्रॉय अ नेशनल, एथनिकल, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप, चाहे वो नेशनल समूह हो, ग्रुप हो, एथनिकल ग्रुप हो, रेशियल कोई समूह हो या रिलीजियस समूह हो, इन ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय करने के इंटेंशन से जो एक्ट कमिट किया जाएगा या कमिट किया गया है वो जेनोसाइड कहलाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन दिया हुआ है जेनोसाइड का, कहाँ पे, जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 में, ठीक है। उसी कन्वेंशन के जो है एप्लीकेशन में इजराइल ने उसको वायलेट किया है, जिसके विरुद्ध जो है साउथ अफ्रीका का ये केस था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 17th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 17वां सवाल। Who was elected as the pro tem speaker for the 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया। ऑप्शन ए राधा मोहन सिंह, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी भर्तृहरि मेहताब, और ऑप्शन डी है के सुरेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भर्तृहरि मेहताब हो जाएगा, ठीक है। भर्तृहरि मेहताब जो है वो पहले बीजू जनता दल के नेता थे, पर वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है हमको, आर्टिकल 95(1), आर्टिकल 95
क्लॉज 1, इसी के तहत प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है इसी के तहत। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 95(1). ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो चुनते हैं। और इसके बाद जो है प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ बेसिकली दिलाते हैं। ठीक है, जो सदस्य हैं उनको। तो लोकसभा में 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर जो है वो चुना गया था भर्तृहरि मेहताब। और ओम बिरला जो है वो तो स्पीकर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 19th नंबर का क्वेश्चन। सॉरी, ये 18th क्वेश्चन होगा। द प्रोसिक्यूटर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑन May 2024 रिक्वेस्टेड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अभियोक्ता ने, प्रोसिक्यूटर ने 20 मई 2024 को इनमें से किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया? ऑप्शन ए है याहिया सिनवार, द हेड ऑफ हमास इन द गजा स्ट्रिप। गाजा पट्टी में हमास के प्रमुख याहिया सिनवार। ऑप्शन बी है योआव गैलेंट, द इजरायली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट। ऑप्शन सी है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या लग रहा है आपको? ऐसे सवालों में अधिकतर संभावना होती है डी ऑल ऑफ द अबव की। तो इसका आंसर जो है वो ये सारे ये जो ऊपर 3 नाम है, इन सबों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। ठीक है, हमको ध्यान रखना है कि ICC जो है वो UN के अंदर नहीं आता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो UN के अंदर आएगा। ठीक, पर ICC नहीं आएगा। ICC अलग है। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ द लोकसभा? ऑप्शन ए है सोमनाथ चैटर्जी, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है PM सईद, या ऑप्शन डी है इंद्रजीत गुप्ता। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य कौन रहे? तो ऑप्शन जो ये दिए हुए हैं इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंद्रजीत गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन डी इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता जो है वो कौन सी पार्टी से संबंधित है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे। 36 ईयर्स तक जो है ये लोकसभा के मेंबर रहे। अब ये सवाल क्यों पूछा गया है? सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है लोकसभा में जो है स्पीच देते हुए उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था, जो लॉन्गेस्ट लोकसभा MP है, लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा MP, उनके बारे में ये चर्चा की थी। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ बातें की थी, जैसे कि जो ओल्डेस्ट MP है लोकसभा के वो कौन थे? वो शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 93 ईयर्स ओल्डेस्ट MP हैं वो। ठीक, शफीकुर रहमान बर्क। और जो यंगेस्ट MP है उनकी भी चर्चा की थी मोदी जी ने, जो कि हैं चंद्रानी मुर्मू। ये बीजू जनता दल से लीडर हैं और 25 ईयर्स में ही इलेक्ट होने के कारण जो है ये यंगेस्ट MP बने। तो इनके बारे में भी मोदी जी ने जिक्र किया था, चंद्रानी मुर्मू जी के बारे में। ठीक है, लीडर ऑफ बीजू जनता दल। यहाँ जो आंसर है वो है इंद्रजीत गुप्ता, जो कि सबसे लंबे समय तक लोकसभा के मेंबर रहे, 36 ईयर्स तक, और पार्टी है इनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला सवाल, ये आखिरी सवाल है। नोबेल पीस प्राइज 2023 वॉज अवॉर्डेड टू नरगिस मोहम्मदी फॉर हर वर्क इन द फील्ड ऑफ। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को उन्हें किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है महिला अधिकार, विमेंस राइट, ऑप्शन बी है माइनॉरिटी राइट्स, ऑप्शन सी है चाइल्ड राइट्स, ऑप्शन डी लेबर राइट्स। महिला अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, श्रम अधिकार या बाल अधिकार? तो आंसर हो जाएगा विमेंस राइट्स, महिला अधिकार। ये ईरान से बिलोंग करती हैं और इनको जेल में रखा गया
ठीक है। और इन्होंने विमेन राइट, जो महिला अधिकार है, उसके लिए इन्होंने जो काम किया है, उसी की वजह से इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया 2023 का। ठीक है, ये आखिरी सवाल था, 28th क्वेश्चन। अब इन 20 सवालों में आपने कितने सवाल सही किए या आपको कितने सवाल आते थे, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और चूंकि अब आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आपके लिए एक बोनस जो है वो फैक्ट या कह लीजिए बोनस आपको दिया जा रहा है। वो क्या है? वो है ये लिस्ट। इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि इस पेपर में कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो बीपीएससी बनाया है, ठीक, आयोग के द्वारा बनाया गया है क्वेश्चन। तो आयोग को कौन से टॉपिक्स, कौन से पॉइंट्स जो है, कौन से थीम्स जो है, कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट लग रही हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उसको एटलीस्ट हमको ज़रूर कवर करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी सवाल रिपीट हो गया या इनमें से किसी टॉपिक से क्वेश्चन वापस आ गया, जो हमने आज 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है, और वो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हमें बहुत पछतावा होगा, क्योंकि वो सवाल बीपीएससी ने पूछा, इसी साल पूछा, बल्कि इस अगस्त के महीने में, अभी हाल ही में पूछा गया, और फिर भी अगर हम सॉल्व ना कर पाए तो हमको एग्ज़ाम के बाद बहुत अफसोस होगा। काफ़ी अफसोस होता है ऐसे में कि काश हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया होता जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके। जैसे अभी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का पेपर जो है हमने डिस्कस किया है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। ऐसे ही बाकी जो भी रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं इस साल बीपीएससी के द्वारा, उनके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है, और उनके क्वेश्चंस की भी टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमको मिल जाए, और हम उनको ज़रूर जो भी सोर्स हम रेफ़र कर रहे हो उनमें हमको इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कौन से टॉपिक्स? फर्स्ट इन इंडिया अगर कहीं भी मिल जाए, कोई भी चीज़ फर्स्ट पहली बार हुई भारत में, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा कुछ। G7 के बारे में पूछा गया, हमको याद रखना है कि G7 के अलावा जो भी ग्रुपिंग्स है, ग्लोबल ग्रुपिंग्स है, इंटरनेशनल जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो सार्क हो, बिम्स्टेक हो, आसियान हो, ठीक है, इसके अलावा G20 हो, इन सबों के बारे में हमको प्रिपेयर करना है अगर ये न्यूज़ में थे तो। ठीक है, यूके का इलेक्शन रिजल्ट, अब अगर और कहीं पे इलेक्शन हो रहा हो, जैसे कि अभी आज 22 सितंबर है ना, तो अभी एक दिन पहले ही जो है श्रीलंका में चुनाव हुआ है। ठीक है, तो श्रीलंका में चुनाव हुआ है, तो वहाँ पर कौन प्रेसिडेंट बनते हैं, वहाँ पर कौन सी पार्टी जीतती है, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। या और भी हाल ही में अगर कहीं चुनाव हुआ हो और वो या तो हमारा पड़ोसी देश हो या कोई इंपॉर्टेंट और कंट्री हो, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद वो भी कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, उससे रिलेटेड भी न्यूज़ हमको करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इन वर्ल्ड, जैसा कि मैंने बताया आपको, फर्स्ट इन इंडिया की तरह फर्स्ट इन वर्ल्ड भी। इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो जब भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट होता है तो हमको ध्यान रखना है। विश्व में अगर किसी देश में कोई चीज़ पहली बार हो रहा है या कुछ रेडिकल चेंज आ रहा है, जैसे ताजिकिस्तान में हिजाब पे बैन लगा दिया, ऐसा कुछ होता है तो हमको उसको फॉलो करना है, उन करंट अफेयर्स को कवर करना है हमको। कोई नई नियुक्ति होती है, न्यू अपॉइंटमेंट होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुए, नए बने, ठीक है, इलेक्ट हुए, तो उनके बारे में पता होना चाहिए हमको। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया का किसी और देश के साथ में कोई समझौता होता है, जैसे यूएई के साथ में समझौता हुआ है अभी, या और बाकी देशों के साथ में जब समझौता होता है उसको भी कवर करना है। भारत रत्न इस साल जो 5 लोगों को दिया गया है उनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, नोट्स बना लेना चाहिए। वर्ल्ड, दुनिया में अगर कहीं कुछ ऐसा इशू हो रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर, गजा में जो हो रहा है, पैलेस्टाइन वॉर, ये सब हमको कवर करना चाहिए। नोबेल पीस प्राइज़, अब नोबेल पीस प्राइज़ पूछा है, नरगिस मोहम्मदी के बारे में पूछा है यहाँ पर, तो हमको और भी नोबेल प्राइज़ जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में दिए जाते हैं उनको भी कवर करना चाहिए, उनके बारे में भी देखना चाहिए। अभी तो 2024 में एग्ज़ाम होगा, तो 2024 के जो नोबेल प्राइज़ हैं वो हमको देख लेना चाहिए। ठीक है, दिसंबर में दिया जाता है ये प्राइज़। WHO ने जो अवार्ड दिया निमहंस को, तो ऐसे ही जो इंटरनेशनल या ग्लोबल जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना। दुनिया में कुछ भी ऐसा हो रहा है, डीपेस्ट, हाईएस्ट, ऐसा कुछ, जैसे यहाँ डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर हुआ, तो कोई भी नई डिस्कवरी होती है तो वो भी हमारे लिए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक में फिर वैसे ही फर्स्ट इन इंडिया, पहली बार अगर हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, पहली बार अगर हम कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है। पर्सन इन न्यूज़, जैसे RBI गवर्नर के बारे में पूछा गया। यूनेस्को साइट्स अभी 43 हो चुके हैं, हमको याद रखना है कि 43rd जो है वो कौन सा है, और उसके बारे में कुछ 3-4 फैक्ट
हमको नोट करके रखना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स जो हो रहे हैं, जैसे लोकसभा के बारे में पूछा अभी, प्रोटेम स्पीकर के बारे में, तो स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स भी हमको याद रखने चाहिए कि ये इलेक्शन वाला साल है 2024, तो हो सकता है पार्लियामेंट से ज़्यादा सवाल पूछ लें। पॉलिटी में करंट अफेयर्स को देख के हमको ये भी लगता है कि जो चीज़ें यहाँ पर न्यूज़ में हो सकता है वो चीज़ें स्टैटिक पोर्शन में पूछे जाएँ, पॉलिटी में पूछे जाएँ। फिर यहाँ पर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। लॉन्गेस्ट लोकसभा एमपी, पीएम का स्पीच, प्रधानमंत्री अगर स्पीच देते हैं और स्पीच में अगर कुछ भी फैक्चुअल कोई ऐसा डेटा हमको मिलता है तो उसका नोट्स हमको ज़रूर बनाना चाहिए, उसको हमको ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में, इनको तो कम से कम हमको ज़रूर कवर करना चाहिए। या तो आप इनको अपने से प्रिपेयर करें या जो भी करंट अफेयर्स का आपका सोर्स है उसमें जब ये चीज़ें आएँ तो उसको आप ज़रूर वहाँ अंडरलाइन हाईलाइट कीजिए और ध्यान से उसको ठीक से पढ़िए। ठीक है, तो ये था ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो पेपर है जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो आप लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको बीपीएससी के से रिलेटेड कंटेंट और चाहिए हो। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।